साइड के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसके अंदर सेकेंडरी oocyte जो होता है, सेकेंडरी oocyte वो लार्जर इन साइज और मोर दैट इज द स्मॉलर इन साइज। उसके बाद आखिर में आप जैसे नोट करेंगे कि जैसे फाइनली जैसे oogenesis कंप्लीट होती है तो वन एग सेल प्रोड्यूस, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है तो 4 जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ओवम मार्कर एक सेल जो होता है वो नॉन मोटाइल इन नेचर होता है और स्पर्म या एक सेल जो होता है वो नॉन मोटाइल इन नेचर है, ये नॉन मोटाइल इन नेचर होता है। और इसी तरह से अगर स्पर्म को देखा जाए तो स्पर्म इज मोटाइल इन नेचर, स्पर्म इज मोटाइल इन नेचर, स्पर्म जो है मोटाइल इन नेचर होता है। तो ये भी है कि एग और स्पर्म के दरमियान भी जैसे एक डिफरेंस होता है। इसी तरह से हमने थोड़ा सा टेबुलेटेड चार्ट बनाते हैं और उसके अंदर इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के दरमियान जैसे हालांकि पढ़ तो पहले लिया है और इसके अंदर जैसे कोई हमारे बुक के अंदर अलग से टॉपिक नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। Spermatogenesis is the process of formation of sperms. The process of formation of sperms is called spermatogenesis. The process of formation of egg cell is called oogenesis. Number 2, it occurs in male gonads called the testes. मेल गोनेड्स से टेस्टिस कहते हैं, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। इट अकर्स इन द फीमेल गोनेड और फीमेल गोनेड्स आर कॉमनली जैसे ओवरीज से कहते हैं तो ये अंदर जो ओवरीज के अंदर होता है। इसी तरह से इस लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर 4 जो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, 4 स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। एक जो स्पर्मेटोगोनियम होता है तो अल्टीमेटली उसके अंदर 4 स्पर्म होते हैं, हेप्लॉइड स्पर्म होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अंदर 1 एग सेल प्रोड्यूस्ड, 1 एग सेल होता है और जो 3 पोलर बॉडीज होती है, स्मॉलर पोलर बॉडीज प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस के नतीजे। ये प्रोसेस 28 डेज और 1 मंथ के अंदर कंप्लीट होता है। दिस प्रोसेस कंप्लीटेड इन 28 डेज और 1 मंथ। ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 70 डेज और 10 वीक्स जो है कंप्लीट होने में इस प्रोसेस को लगते हैं। तो इस तरह से ये एक छोटा सा डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में कि दोनों के दरमियान क्या फर्क है। बाकी सेल डिवीजन के हवाले से आपने देखा जब मियोसिस 1 होती है तो क्या बनता है, मियोसिस 1 जब होती है, जब मियोसिस 1 होती है, म्यूसिल 1 होती है तो अनइक्वल सेल डिवीजन होती है। एक लार्जर सेल बनता है जिसका नेम है सेकेंडरी oocyte, उधर जब म्यूसिल 1 होती है तो रिजल्ट में क्या होता है, दो इक्वली एक जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। इसमें एक सेकेंडरी oocyte एक पोलर बॉडी बनती है। जब म्यूसिस 2 होगी, कंप्लीट होगी oogenesis के अंदर, तो उसके रिजल्ट में अल्टीमेटली 1 होगा और एक सेल एंड 3 पोलर बॉडी। स्पर्मेटोजेनेसिस जब कंप्लीट होगी तो आखिर में जस्ट 4 स्पर्म बनते हैं, मोटाइल स्पर्म बनते हैं। तो ये इसी तरह से ये सारे स्टेजेस जो है लाइक बाई बर्थ मौजूद होते हैं। जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उसकी बॉडी के अंदर एक फीमेल बेबी जब डेवलप हो रही होती है तब ये सारी चीजें डेवलप होती है। बाकी ये सारे प्रोसेस में होते हैं जैसे मैच्योरिटी की वॉइस के अंदर रिलीज होती है, उसके बाद जैसे ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होती है बाई बर्थ जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये नहीं बनते हैं। तो ये इतना सा छोटा सा एक डिफरेंस या फर्क है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं और उस नेक्स्ट हेडिंग में हम जो पहले ही पढ़ चुके हैं कि लाइक आज थोड़ा सा हमें दोबारा से रिवाइज भी करना है, ओवेरियन साइकिल को थोड़ा सा रिवाइज करना है, ओवेरियन साइकिल को रिवाइज करना है। ओवेरियन साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवेरियन साइकिल होता क्या है, इन ओवरीज एक साइकिल लफ्ज का मतलब क्या होता है कि इसमें साइकिल की चेंजेस होती है, ओवरी के अंदर साइकिल की चेंजेस होती है। साइकिल की चेंजेस का मतलब क्या होता है कि 1 एग प्रोड्यूस होता है पर 28 डेज और नेक्स्ट मंथ जो है अल्टरनेट लाइक नेक्स्ट मंथ पे
अल्टरनेट ओवरी में भी वो सेम इवेंट जो अल्टरनेट ओवरी, जैसे आपने अल्टरनेट ओवरी से जो है वही सेम इवेंट होगा जो पहले से इवेंट हुआ था, वही एक सेल प्रोड्यूस होगा, वही सेम इवेंट हो गए फ्रॉम अल्टरनेट राइट एंड लेफ्ट ओवरी प्लीज, बिकॉज ह्यूमन फीमेल ओवरी जो होती है, हर एक ओवरी के अंदर ईच वन ओवरी उसके अंदर टू लेग जो है इमेच्योर जैसे फॉलिकल्स होते हैं, और हर एक फॉलिकल के अंदर वन एग सेल मौजूद होता है, जो हर 28 डेज के बाद अल्टरनेट ओवरी से जो है रिलीज होता है। इस तरह से जो है तादाद तो ज्यादा होती है, 4 लाख के करीब जो फॉलिकल होते हैं 4 लाख होते हैं, पर 4 लाख मेच्योर नहीं होते। कितने मेच्योर होते हैं कब से, जैसे आपको बताएं कि 11 टू 13 ईयर से जो मेच्योरिटी की एज स्टार्ट होती है, और 40 टू 50 ईयर्स तक, 40 और 50 ईयर्स के दरमियान ये जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, इसी रिप्रोडक्टिव एज के दौरान जो है तकरीबन 450 या 500 तक के जो एग्स है वो मैच्योर हो सकते हैं। तो इस लाइफ प्रोसेस के हवाले से जो टर्म दिया जाता है ओवेरियन साइकिल, और उसको हम एक नेक्स्ट डायग्राम में नोट करते हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दोबारा से देखते हैं जस्ट वाई, बिकॉज टॉपिक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से हम इसको देखेंगे। जैसे ये ओवरी है, फीमेल की जैसे ओवरी है, और इसके अंदर जो है ये इमेच्योर जो है फॉलिकल्स मौजूद है, इमेच्योर फॉलिकल्स, काफी सारे फॉलिकल्स ऐसे मौजूद है, फॉलिकल्स मौजूद है, साइज इनकी स्मॉल है, जिसे आपको पता है सेल के प्री मोल्डियल जो फॉलिकल होते हैं, फिर ये ग्रो करते हैं, थोड़ी साइज इंक्रीज होती है, बड़ी होती है, तो सेल कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, सच फॉलिकल्स आर कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल के बाद लेकिन इनके अंदर थोड़ी सी चेंज आती है, साइज बड़ी होती है, तो इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं, और छोटी छोटी कैविटीज भी बनती है, सेकेंडरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जैसे आपको पता है अंडर द इन्फ्लुएंस अब जो है एफएसएच हार्मोन जो है ये काम हो रहा है, एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में अब इसके अंदर एक टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, जो यकीनन एक मैच्योर फॉलिकल होता है, जिसके अंदर एक सेल मौजूद होता है, एक कैविटी भी बड़ी डेवलप होती है, और काफी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं ग्रेन्युलोर सेल्स। ग्रेन्युलोर सेल्स जो होते हैं यूनोवेरियल ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है इन्हीं फॉलिकल के अंदर प्रोड्यूस होता है, और जैसे ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगी, तो आपको पता है यहाँ एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है, ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल बढ़ने से क्या होगा आगे, ईस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल बढ़ने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ ईस्ट्रोजन लेवल राइजेस इन द ब्लड। ये ये किसकी, एफएसएच की सिक्रीशन स्टॉप होगी और एलएच की सिक्रीशन स्टार्ट होगी। ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन की वजह से एफएसएच की सिक्रीशन जो है डे वन को अगर हम काउंट करते हैं, तो इधर जो अप टू द 13th डे तक जो ये सारी चीजें हो जाती है, फिर जो लाइक ऑन द 14th डे एलएच हार्मोन की रिलीज होती है। जैसे अभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जब ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगी तो एफएसएच को इनहिबिट करेगी और एलएच को स्टार्ट करेगी, और जैसे एलएच की लेवल राइज होगी या इंक्रीज होगी, एलएच लेवल जब बढ़ेगी तो ये फॉलिकल जो रप्चर होगा, फॉलिकल रप्चर होगा, और इसके अंदर जैसे एक सेल है वो रिलीज होके आएगा, और ये जो एक सेल रिलीज होता है ये सेकेंडरी oocyte होता है, ये होता है सेकेंडरी oocyte होता है, जिस वक्त ओवरी में से एक सेल रिलीज होता है ये सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, release of egg from ovary is called ovulation, और ovulation क्यों हुई है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच हार्मोन, एलएच हार्मोन की इन्फ्लुएंस में रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी है, इस समझ को हम कहेंगे ओव्यूलेशन, और जो एक सेल जो रिलीज होता है वो होता है सेकेंडरी oocyte। अब आप तस्वीर के अंदर आप देखिए, जो हमारे एसटीवी बुक के अंदर है तस्वीर, उसको जरा आप ऑब्जर्व करेंगे 159 पेज, 159 पे भी आप जैसे देखें जब सेकेंडरी oocyte बनता है, स्पर्म की एंट्री होती है इसके अंदर, तो जो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, अदरवाइज मियोसिस 2 जो है नहीं होगा, स्पर्म की इसी के अंदर एंट्री होगी तो देन मियोसिस होगा। तो देखेंगे सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद कहाँ जाता है, ये किधर जाता है,
सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद ओविडल के अंदर चला जाता है। ओविडल के अंदर देन वहां पे अगर उसको स्पर्म मिलता है, स्पर्म की जब इसके अंदर एंट्री होगी तो मियोसिस 2 होगी और उसे कहते हैं वरना मियोसिस 2 नहीं होती है। ये तो हम इधर नोट कर रहे हैं कि ये चला गया ओविडल के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया। अब ये जो रप्चर्ड फोलिकल है, नाउ दिस रप्चर्ड फोलिकल, ये जो फोलिकल जो रप्चर हुआ था, रप्चर्ड फोलिकल, ये रप्चर्ड फोलिकल जो है येलो मास से भर जाता है, जिसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। येलो मास से भर गया है और इससे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम लफ्ज का मतलब ही होता है येलोइश मास और बॉडी। और ये कार्पस ल्यूटियम अपना एक हार्मोन ऑन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है। यू नो वेरी वेल कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जब तक ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन मौजूद है तो एफएसएच रिलीज नहीं हो सकता। जब तक ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन मौजूद होता है तो एफएसएच रिलीज नहीं होगा। एफएसएच रिलीज नहीं होगा तो इसका मतलब है देन आगे एक नया एक सेल रिलीज नहीं हो सकता है। अगर नया सेल एक सेल रिलीज जैसे होता ही नहीं तो हम क्या इवेंट्स इसको बताएं, लाइक इधर डिस्कस करें। तो जब तक प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस होती है तो एफएसएच की रिलीज नहीं होती, स्टॉप हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। तो ये यहाँ से हम कौन सा डे को तस्वर करें, जैसे ये अमल जो 14th डे को हुआ, ये 14th डे का जैसे इवेंट है ओव्यूलेशन 14th डे, और यहाँ से हम जो है 15th डे को स्टार्ट करते हैं। डे 15 से लेकर 28 डे तक, जैसे अगर 28 डे को पता बॉडी को चल जाता है कि आइदर फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। कार्पस ल्यूटियम इज डीजनरेटेड और देन जो है कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा तो जाहिर प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन इनहिबिट हो जाएगी। फिर उसके बाद डे 1 के जो इवेंट्स जो पहले हो रहे थे वही सेम होते रहते हैं और इसे हम कहते हैं कि लाइक ये है ओवेरियन साइकिलिंग, साइकिलिंग के चेंजेस इन ओवरी। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइक जो साइकिल होगा अल्टरनेट ओवरी से, पर इवेंट ये सेम हो, इवेंट सेम होंगे इस वजह से इसका नेम रखा गया ओवेरियन साइकिल। अब आप चार्ट को जरा थोड़ा ऑब्जर्व करिए, उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है 160 पेज में। तो इसमें दो साइकिल्स कलेक्टिवली एक सिंगल चार्ट के अंदर डिफाइन किए गए हैं। एक जैसे ओवेरियन साइकिल है उसके इवेंट्स है, दूसरा यूटेरियन साइकिल उसके इवेंट्स है। तो पहले हम ओवेरियन साइकिल को देखते हैं। ओवेरियन साइकिल के अंदर 1 से लेकर डे 13 तक, डे 1 से लेकर ये जो 13 डे की जो इवेंट्स है 13 डे 1 से लेकर डे 1 से लेकर 13 डे तक का जो फील्ड है इसका नेम आप नोट करेंगे 1 डे से लेकर 13 फोलिक्यूलर फील्ड। वाई बिकॉज जैसे पहले इमेज मेच्योर फोलिकल थे और उसके बाद जैसे कोई मैच्योर फोलिकल बने तो ये फोलिकुलर फेज कहलाता है डे 1 से लेकर डे 13 तक। 14th डे यू नो वेरी वेल, 14th डे जस्ट इसमें ओव्यूलेशन का अमल हुआ है। उसके बाद जैसे आप 15th डे का ये स्टार्ट है और अप टू द 28th डे तक, 15th डे से लेकर 28th डे तक, 15 से 28th डे का ये जो इवेंट्स होंगे यकीनन उसका भी एक लाइक नेम है जिसे हम नोट करेंगे ल्यूटियल फेज कहेंगे। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जो मौजूद होता है तो जाहिर है इस फेज का नेम होगा ल्यूटियल फेज होगा, कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होती है। तो डे 1 to 13 इज अ फॉलिकुलर फेज, 14th डे जस्ट ओव्यूलेशन डे होता है। उसके बाद 15th डे से लेकर 28 डे तक ये ल्यूटियल फेज है। अब इसके अंदर आप जैसे हार्मोन्स को देखेंगे कि हर एक फेज के अंदर कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। डे 1 to 13 देखें कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। एफएसएच शुरू में एंटीरियर होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा और एक फॉलिकल जो होगा उसको मैच्योर कर रहा है। नॉर्मली 1 एग इज प्रोड्यूस्ड पर ओवरी, 28 डेज में एक एग सेल प्रोड्यूस होता है। तो एक मैच्योर जो फॉलिकल होता है यूनो वेरी वेल, उसका नेम होता है ग्राफियन फॉलिकल होता है, वेसिकुलर फॉलिकल कहते हैं, मैच्योर फॉलिकल कहते हैं। मैच्योर फॉलिकल में क्या प्रोड्यूस होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है और इस ईस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से एफएसएच की सीक्रेशन स्टार्ट होती है और एलएच की सीक्रेशन स्टार्ट होती है। तो इस इवेंट के दौरान 1 to 13 डे तक जो है फॉलिकुलर फेज होता है
इवेंट्स को और नोट करेंगे। डायग्राम के अंदर आप देखें कि कौन कौन से इवेंट, यानी एफएसएच रिलीज होता है, फॉलिकल की मैच्योरेशन होती है और ईस्ट्रोजन रिलीज होता है। जैसे दो तीन लफ्ज जैसे लिखे हुए हैं, तो इसका मकसद है, मतलब है क्या, मतलब है एफएसएच की सिक्रीशन रिलीज हुई है, एफएसएच की सिक्रीशन रिलीज हुई है, कौन प्रोड्यूस करता है, एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद जैसे एक फॉलिकल मैच्योर हुआ, देन मैच्योर फॉलिकल निकाल कर ग्रेफिन फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल में क्या करता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जैसे ओव्यूलेशन डे है, दैट इज द 14th डे, जो यू नो वेरी वेल, उस पे जो एलएच की स्पाइक है, स्पाइक एक बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है। हाई लेवल, इंक्रीज्ड लेवल, ज्यादा सिक्रीशन जब होती है तो उसे कहते हैं स्पाइक कहते हैं। रेज, इंक्रीज, हाई लेवल, हायर कंसंट्रेशन। तो एलएच की हायर कंसंट्रेशन होती है 14th डे की, और इसी डे के जैसे रिलीज हमें फ्रॉम ओवरी होता है, इस अमल को हम कहेंगे, प्रोसेस को कहेंगे ओव्यूलेशन, नहीं प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। 28th डे तक है। तो इसके अंदर आप देखें एलएच आहिस्ता आहिस्ता देन बंद हो जाएगा, और एलएच की वजह से ये जो है अब क्या बना, जो रप्चर्ड फॉलिकल है, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्पस ल्यूटेम। तो एलएच कार्पस ल्यूटेम बना, और कार्पस ल्यूटेम आगे क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्पस ल्यूटेम आगे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारे इवेंट्स जो होते हैं, लाइक आपने नोट करने के लिए डे 1 to 30, उसमें कौन से हार्मोन कौन से इवेंट, देन 14th डे कौन सा इवेंट कौन से हार्मोन, और देन जो है 15th to 28th डे कौन से हार्मोन कौन सा इवेंट जो हुआ, ये आपने नोट। अब हम जैसे आएंगे यूटीरिन साइकिल, तो उसको भी जैसे 28 डेज साइकिल होता है, और उसमें हम डिवाइड करेंगे, और मुख्तलिफ फेजेस हैं, और हर एक फेज के अंदर कौन सा इवेंट होता है। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं यूटीरिन साइकिल। यूटीरिन साइकिल का मतलब होता है जैसे ओवेरियन साइकिल किधर हुआ, ओवरी के अंदर। यूटीरिन लफ्ज का मतलब है यूटिरस। साइकिल की चेंजेस है पर किसके अंदर है, साइकिल की चेंजेस होती है यूटिरस के अंदर होती है। साइकिल की चेंजेस होती है यूटिरस, यूटिरस के अंदर होती है, जिन्हें हम कहेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। ये सारा काम जो है हार्मोन रेगुलेटेड होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन। यू नो वेरी वेल हमने पढ़ा था जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो यू नो वेरी वेल, तो उसकी जो स्ट्रक्चर के हवाले से हमने जो पॉइंट्स जैसे नोट की थी, तो उसमें जैसे एक ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट होता है, ओवरी का काम होता है एक सेल रिलीज करना, और ओविडक्ट जो उसमें से एक होता हुआ है जो है यूटेरस में, देन अगर फर्टिलाइजेशन होती है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो देन यूटेरिन लाइनिंग जो है उसकी शेडिंग होती है। यूटेरस जो पॉइंट है इसके अंदर जो चेंजेस होती है, उन्हें हम कहते हैं यूटेरिन जैसे साइकिल के। ये यूटेरस हर मंथ के डेवलप होता है, यू नो वेरी वेल, इसका काम होता है कि मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, यंग वन की जो डेवलपमेंट होती है यूटेरस, वो पॉइंट प्लेस हर जगह होती है जहाँ पे यंग वन की डेवलपमेंट होती है। तो इसमें हर मंथ के अंदर जो चेंजेस होती है, साइकिल की चेंजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन। जैसे अगर हम नोट करें, जैसे ये यूटेरस, उसके अंदर चेंजेस हो रही है, यूटेरस के अंदर जो चेंजेस हो रही है, फॉर एग्जाम्पल यूटेरस के आपको बताया कि 3 लेयर्स होते हैं, आपने पहले इससे पढ़े हैं, कौन से 3 लेयर्स होते हैं यूटेरस के, 3 लेयर्स कौन से होते हैं। एक आउटर लेयर होता है पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर होता है मायोमेट्रियम, इनर लेयर होता है जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम। इनर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम सबसे जो आउटर मोस्ट है, मायोमेट्रियम मस्कुलर लेयर है, पेरीमेट्रियम ये नेम आपको याद होने चाहिए, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो मस्कुलर है, मसल का बना हुआ है, और देर जो है एंडोमेट्रियम लेयर होता है, एंडोमेट्रियम लेयर। तो 3 लेयर है। तो एंडोमेट्रियम लेयर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि ये जो इनर मोस्ट लेयर होता है, जो वेस्क्यूलर होता है, स्पंजी होता है, म्यूकस होती है, और इसके अंदर जैसे ब्लड वेसल्स की भी काफी सारी अरेंजमेंट होती है, दिस लेयर इज एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो हर 28th डे में जो एंडोमेट्रियम डेवलप होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो यही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है वो शेड होती है,
इस शेडिंग के अमल को जैसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगर जैसे ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो देन शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होती है, शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होगी, शेडिंग ऑफ यूटेरिन लाइनिंग, शेडिंग ऑफ यूटेरिन लाइनिंग, यूटेरिन लाइनिंग जिसके अंदर जैसे एंडोमेट्रियम जो है उसकी शेडिंग का अमल होगा, एंडोमेट्रियम, क्योंकि हर मंथ पे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग डेवलप होती है, देन एक फ्लो की सूरत में जो है ये पास आउट हो जाती है, और इससे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, उस फ्लो की सूरत में पास आउट है, जस्ट एक यूटेरिन लाइनिंग जो होती है उसकी शेडिंग का अमल होता है। ये क्यों हर महीने पे मंथ पे डेवलप होती है, इस वजह से डेवलप होती है ताकि पॉसिबली एक और इसका यूनियन हो, तो फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करने के लिए आगे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का डेवलप होना जरूरी होता है। फिर बॉडी केमिकली अवेयर हो जाती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो देन उसकी शेडिंग हो जाती है, तो इससे शेडिंग होना, दोबारा से रीबिल्ड होना, सेम इवेंट्स होते हैं, तो इससे कहते हैं यूटेरिन साइकिल, दिस साइकिल इज कॉल्ड यूटेरिन साइकिल। ठीक है ना, ये सब पॉसिबली जो इस वजह से होता है कि लाइक कि एम्ब्रियो को रिसीव किया जाए, इफ नो फर्टिलाइजेशन इज देयर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो जो है ये शेडिंग जो हुई है, अगर फर्टिलाइजेशन होती तो आपको पता है, अगर फर्टिलाइजेशन होती तो ओवरी के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर रिटेन करती है, ओवरी के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर रिटेन करती है, कार्पस ल्यूटियम रिटेन करती है, कार्पस ल्यूटियम क्या करता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हम कहते हैं हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, हाउ कैसे यूटेरिन लाइनिंग बरकरार रहेगी, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो यूटेरिन लाइनिंग बरकरार रहती है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती जिसको आप पता बॉडी को केमिकली अवेयर जैसे हो जाती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, तो देन जो है कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ तो प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो ये शेडिंग ऑफ यूटेरिन लाइनिंग होती है, शेडिंग होती है, और देन जो वापस रीग्रो और रीबिल्ड होती रहती है, इस अमल को कहते हैं यूटेरिन साइकिल कहते हैं। तो चार्ट पे आप आएंगे, यूटेरिन साइकिल की जैसे इवेंट्स है उसको थोड़ा सा देखना है, जैसे मेंस्ट्रुएशन फेज है जो डे 1 to 5, जैसे ये अमल जो होता है डे 1 to 5 डेज तक होता है, इसके अंदर आप इवेंट को देखें, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन, तो शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, फ्लो होता है, ये शेड होता रहता है, उसके बाद जैसे ओव्यूलेशन जैसे हो जाती है तो जाहिर है टेबल फिर जो है ओवरी के अंदर जैसे आपको पता है फोलिकुलर फेज भी जैसे कंटिन्यू होता है, आपको पता है हमने पढ़ा था, तो जैसे ये डे 1 to 5 जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डे 1 to 5 जो इधर शेडिंग हुई, शेडिंग के बाद then जो यकीनन जैसे दोबारा से एंडोमेट्रियम लाइनिंग की डेवलप होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, नोट करेंगे बिकॉज हमारे बुक में आगे थोड़ी सी मिक्स पॉइंट्स में लिखी हुई है, शेड हो जाती है यूटेरिन लाइनिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेवलप होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, हमने एंडोक्राइन सिस्टम में भी पढ़ा था ये, कि जैसे ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करवाने में उसकी जो हेल्प या मदद होती है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है इसका काम होता है यूटेरिन लाइनिंग को दोबारा से ग्रो करना या रीबिल्ड करना। उसके बाद जैसे आगे जो है लाइक 15th to 28th डेज है, एंडोमेट्रियम थिकन्स एंड ग्लैंड्स आर सीक्रेटेड, उसके बाद जैसे एक सेल रिलीज हुआ और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा, तो जिसकी वजह से मजीद जो यूटेरिन लाइनिंग थिक होती है, वेस्कुलर होती है, स्पंजी होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वरना जो पहले जो शेड हो चुकी थी तो दोबारा से रीबिल्ड हुई या रीग्रो हुई है, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से दोबारा से यूटेरिन लाइनिंग के अंदर जो थिकनेस होती है बिल्ड होती है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, और डेज जो नोटेड है 15th डे टू 28th डे तक ये अमल जारी होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो देन यू नो वेरी वेल शेडिंग ऑफ द यूटेरिन लाइनिंग होती है, तो इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम कल दोबारा से डिटेल में मौजूद डिस्कस करेंगे।